So welcome students in this next section. So we are going to continue now that previous topic, that was evidences of evolution. Evidences of evolution. If you remember, we discussed the evidences from paleontology. We discussed the evidences from paleontology. We discussed the evidences from comparative morphology and anatomy. We discussed the evidences from these connecting links, and we discussed the evidences from vestigial organs. Vestigial organs. So these are the things, these are the types of evidences that we have discussed until now. Now today in this lecture we will discuss the evidences from embryology. Evidences from embryology. Evidences from embryology. Now listen, everyone among you might be familiar with the word embryology. What is embryology? Embryology is just the development of the single-celled zygote into the what we call as organism, full-fledged organism. So it is development of zygote into full-fledged organism. You remember this term embryology. Now there are various factors from embryology that help us recognize the concept of evolution. They are, or what we say that prove that evolution is occurred, या और that favor the concept of evolution. बहुत सारे concepts हैं कि जो कुछ बहुत सारे facts हैं embryology से जो जिनसे हमें evolution का जो है यहाँ पे हमें evolution का hints मिलते हैं. ठीक है, तो मैं कुछ ही facts लूँगा, some facts in embryology that support evolution. Support evolution are. तो ये कुछ फैक्ट्स में लूँगा. तो फैक्ट नंबर 1 में लूँगा, फैक्ट नंबर 1 में यहाँ पे लूँगा. ठीक है, तो फैक्ट नंबर 1 में लूँगा यहाँ पे. देखो सबसे पहला फैक्ट जो है हमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हम वर्टिब्रेट्स में ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हायर वर्टिब्रेट्स है जब वो डेवलप होते हैं, ठीक है, तो उनमें कुछ डेवलपमेंटल सीक्वेंस में हम कुछ फीचर्स देखते हैं पीछे जो उनसे लोअर वर्टिब्रेट्स है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, अगर हम डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ़ वी स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स, फैक्ट नंबर 1 हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स. तो जब आप डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स पढ़ोगे, ठीक है, इनमें से अगर आप मैमल्स का देखोगे, ठीक है, तो इन मैमल्स जो हार्ट है ना दैट इज़ 4 चैम्बर्ड. ठीक है, ये 4 चैम्बर्ड होता है. लेकिन आप देखते हो ये 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है ना, ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन ये पहले 2 चैम्बर्ड होता है. ठीक है, फिर 3 चैम्बर्ड बन जाता है एंड देन फिर 4 चैम्बर्ड बन जाता है. ठीक है, सो इट पासिस थ्रू 2 and 3 चैम्बर्ड स्टेट. 3 चैम्बर्ड स्टेट. ठीक है, तो ये जो 2 and 3 चैम्बर्ड स्टेट से पास होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट हम किस में देखते हैं? अगर आपको याद होगा 2 चैम्बर्ड हार्ट हम फिश में देखते हैं. ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट हम रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में देखते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो मैमल्स है ये लिंक हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन विद द रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस. ठीक है, तो ये एक ऐसे हमें डेवलपमेंट ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स यहाँ से हमें हिंट मिल जाता है जब हम देखते हैं कि ये जो चीज़ है क्या बोलते हैं, ये जो मैमल्स हैं इनका जो हार्ट डेवलप हो रहा है 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये पहले 2 चैम्बर्ड एंड 3 चैम्बर्ड स्टेट से पार्ट्स हो रहा है. ठीक है, जो कि फीचर्स है फिशेज और रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस के. ठीक है, इससे लिंक हो जाता है मैमल्स विद दीज ग्रुप्स. ठीक है, नंबर 2 एग्जाम्पल आप नंबर 2 फैक्ट आप ले सकते हो यहाँ पे. नंबर 2 फैक्ट आप यहाँ पे ले सकते हो
नंबर 2 फैक्ट आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। नंबर 2 फैक्ट आप यहाँ से लिख सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ किडनी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ किडनी, ठीक है। तो अगर आप किडनी की भी डेवलपमेंट देखोगे तो किडनी भी जो मैमल्स होते हैं, अगर हम मैमल्स को की बात करोगे, मैमल्स में मेटानेफ्रिक किडनी होती है, दे हैव मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है। बट लेकिन जब ये मेटानेफ्रिक किडनी डेवलप होती है, इट पासिस थ्रू प्रो एंड मीजोनेफ्रिक स्टेट्स, ठीक है, जो कि फीचर्स लोअर वर्टिब्रेट्स के, ठीक है। तो इससे भी ये किडनी की डेवलपमेंट जो है, इससे भी लिंक क्रिएट हो जाती है, इससे भी लिंक क्रिएट हो जाती है बिटवीन सो कॉल्ड दीज मैमल्स एंड द अदर ग्रुप्स, ठीक है। या कुछ और भी फैक्ट्स हम एम्ब्रियोलॉजी में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो फैक्ट नंबर 3 हम एक ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि कुछ जो है ना, कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनमें लार्वल स्टेज होते हैं, उनमें डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म, पहले फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है, दैट्स कॉल्ड लार्वा, ठीक है। तो इन दोज एनिमल्स विच हैव द लार्वल स्टेज, उनमें हम देखते हैं कि जो कभी कभी लार्वल स्टेज, लार्वा जो होता है ना, उनका लार्वा किसी दूसरे ग्रुप को रिजेंबल कर रहा होता है, ठीक है। सो इन सम एनिमल्स विच हैव a larval stage in लाइफ साइकिल, ठीक है। तो समटाइम्स उनका जो लार्वल स्टेज होता है ना, समटाइम्स जो लार्वल स्टेज होता है उनका, तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स, तो समटाइम्स जो ये लार्वल स्टेज होता है, समटाइम्स इट रिजेंबल्स सम अदर ग्रुप, some other groups, या it has some features of some other group, ठीक है, जिससे ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, जिसका ये एक्चुअल में लार्वा है, उसको लिंक कर देता है उस ग्रुप के साथ। मैं सिंपली एग्जांपल दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। आपके पास जो ये एम्फीबियनस का टैडपोल लार्वा होता है, ठीक है, टैडपोल लार्वा ऑफ एम्फीबियनस जो होता है ना, ठीक है, इट रिजेंबल्स, ये रिजेंबल करता है किनको, इट रिजेंबल्स व्हाट वी कॉल एज द फिश, ये फिश को रिजेंबल कर रहा है। तो लार्वा किन का, एम्फीबियंस का, लेकिन जो एडल्ट एम्फीबियंस के फीचर्स में नहीं है, इसको फीचर्स होता है किस ग्रुप के, इसको फीचर्स है फिशेस के, ठीक है। तो जब ये टैडपोल होता है, टैडपोल में जब अब टैडपोल को कंपेयर करोगे एडल्ट एम्फीबियन के साथ, ठीक है, तो एडल्ट एम्फीबियन के साथ इसको ज़्यादा फीचर्स, कुछ फीचर्स मिलते हैं, लेकिन मतलब कुछ फीचर्स इसको एडिशनल भी होते हैं, लेकिन जो इसको डिफरेंट होते हैं ना फीचर्स इन एम्फीबियन से, वो उसको रिजेंबल कर रहे हैं फिशेस के साथ, ठीक है। तो लाइक ये एक्वाटिक है, ठीक है, फुल्ली एक्वाटिक होता है ये टैडपोल, लेकिन ये एम्फीबियंस दोनों पे रहते हैं, और फिशेस भी फुल्ली एक्वाटिक है इसके साथ, तो फिशेस के साथ मैच होता है। लाइक टैडपोल जो है स्विमिंग करता है, ठीक है, इट स्विम्स लाइक फिश, इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिसमें, तो ये सारे फीचर्स को फिश के साथ रिजेंबल करते हैं, तो इससे एम्फीबियंस लिंक हो जाते हैं विद द फिशेस। तो शॉर्ट में, इन सम एनिमल्स which have larval stage in life cycle, their larva resembles some other group, ठीक है, बिकॉज लार्वा हैज़ टू चेंज इनटू एडल्ट फर्स्ट, उसको मेटामॉर्फोसिस होनी है तभी वो एडल्ट बनेगा, तो लार्वा में ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट फीचर्स होते हैं, तो कभी कभी हम देखते हैं वो जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं वो किसी और ग्रुप को रिजेंबल करते हैं, टिपिकल एग्जांपल है टैडपोल लार्वा ऑफ द एम्फीबियंस, ठीक है। तो यहाँ से ये लिंक हो जाते हैं। तो 3 फैक्ट्स हमने देखे एम्ब्रियोलॉजी से, ठीक है। तो हमने देखा कि जो डेवलपमेंट होती है कुछ वर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट ऑर्गन्स की, वहाँ पे दूसरे लोअर वर्टिब्रेट फीचर्स रिपीट होते हैं, लाइक 4 चैम्बर्ड हार्ट की डेवलपमेंट में 2 चैम्बर्ड एंड 3 चैम्बर्ड स्टेट से वो गुजरता है, जो उसको लिंक कर देता है फिशेस, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस के साथ। किडनी जो है वो मेटानेफ्रिक होती है एडल्ट की, लेकिन हम वर्टिब्रेट मैमल्स की किडनी मेटानेफ्रिक होती है, लेकिन वो पास होती है प्रो एंड मेसोनेफ्रिक स्टेज में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, तो वो उसको लिंक कर देता है बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ। और कुछ एनिमल्स हैं जिनमें लार्वल स्टेज होता है लाइफ साइकिल में, जो किसी दूसरे ग्रुप को रिजेंबल करता है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव टैडपोल लार्वा ऑफ द एम्फीबियंस विच रिजेंबल्स द फिश, ठीक है। तो अब एक यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे हम, ठीक है, देखो, ये जो किसी वर्टिब्रेट ऑर्गन का, हायर वर्टिब्रेट ऑर्गन का डेवलपमेंट के वक्त जो पास होता है ना, ये उन स्टेजेस से, जो स्टेजेस किन के फीचर्स से, एक्चुअली जो लोअर वर्टिब्रेट्स की फीचर्स है, ठीक है, इसको एक साइंटिस्ट ने पॉस्टुलेट किया था एज रिकैप्चुलेशन थ्योरी, ठीक है। सो ये आप याद रखोगे, ठीक है। द द द पैसेज ऑफ organs, ठीक है, द पैसेज ऑफ organs थ्रू स्टेज ऑफ
लोअर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, द पैसेज ऑफ ऑर्गन्स इन हायर वर्टिब्रेट्स, in higher vertebrates through stages of lower vertebrates was formulated, तो ये चीज़ आप याद रखोगे, was formulated as या was called as recapitulation theory, इसको recapitulation theory नाम दिया था एक साइंटिस्ट ने, जिस साइंटिस्ट का नाम है मुलर, MULLER, ठीक है। तो ये आप एडिशन में याद रखोगे, मुलर एक साइंटिस्ट था, इसने इस चीज़ को कि जो ऑर्गन्स होते हैं हायर वर्टिब्रेट्स के वो लोअर वर्टिब्रेट्स के स्टेज से पास होते हैं, इसको उसने रिकैप्चुलेशन थ्योरी कहा था, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट ने, अनदर साइंटिस्ट, ठीक है, जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल और एक साइंटिस्ट था, उसने इसी चीज़ को कहा, ही कॉल्ड द सेम थिंग एज इट एज बायोजेनेटिक लॉ, उसने इस चीज़ को बायोजेनेटिक लॉ कहा, ठीक है। और ये बायोजेनेटिक लॉ में इसने क्या कहा, इसने कहा ये बायोजेनेटिक लॉ जो है ना, इट स्टेट्स दैट ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ठीक है। तो फाइंडिंग सेम है, ठीक है, जो मटेरियल है वो सेम है कि जो डेवलपमेंटल जो पैसेज होता है ऑर्गन्स जो है, जब ये डेवलप होते हैं हायर वर्टिब्रेट्स में, ये लोअर वर्टिब्रेट्स के स्टेज से पास होते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को रिकैप्चुलेशन थ्योरी का मुलर ने और अर्नेस्ट हैकल ने बायोजेनेटिक लॉ कहा। एंड अर्नेस्ट हैकल ने इस बायोजेनेटिक लॉ को कैसे डिफाइन किया, इसने कहा ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी क्या होते, इट इज़ डेवलपमेंटल सीक्वेंस, इसने इसको जनरलाइज किया, डेवलपमेंटल सीक्वेंस, ठीक है, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। फाइलोजेनी क्या होता है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी अगर हम इसको फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, इसने बोला कि जो डेवलपमेंटल सीक्वेंस है उसने ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रिपीट होती है, यानी मैमल्स जो है उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, तो उनको बनना है 4 चैम्बर्ड, लेकिन इस डेवलपमेंट में, इस डेवलपमेंटल सीक्वेंस में वो अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को रिकॉल करेंगे, यानी वो इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स से, वो इवॉल्व हुए हैं एम्फीबियंस से, ठीक है, या फिशेस से, तो उनके फीचर्स वो रिकॉल करेंगे, वही कहने का मतलब था इसका अर्नेस्ट हैकल का। तो कभी कभी पूछा जाता है बायोजेनेटिक लॉ वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल एंड बायोजेनेटिक लॉ स्टेट्स, it states ontogeny repeats phylogeny, and sometimes you are asked what is ontogeny, that is simply the embryogenesis or what we call as developmental sequence, and sometimes you are asked what is phylogeny, it is the evolutionary history। बट एक चीज़ याद रखोगे, ठीक है, जो फादर ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस है वॉन बियर है, ठीक है, वो थोड़ा सा इनसे डिसएग्री करता था, वो बोलता था कि ये एक्चुअली रिपीटिशन नहीं, इसने इसको डिफरेंट अंदाज में ये स्टेट किया इसी चीज़ को, ठीक है। तो वॉन बियर जो है, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस या फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी, ही disagreed with this interpretation of recapitulation, ठीक है। तो ये रिकैप्चुलेशन वाली इंटरप्रिटेशन से वो डिसएग्री कर रहा था, ठीक है। he stated that उसने एक डिफरेंट अपना व्यू था इसका, इस चीज़ को देखने का। तो उसने क्या बोला, he stated that ड्यूरिंग डेवलपमेंटल सीक्वेंस, ठीक है, जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स अपीयर फर्स्ट फॉलोड बाय स्पेशलाइज्ड फीचर्स, जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स अपीयर फर्स्ट followed by specialized features। तो ये कह रहा था एक्चुअल में ये पास नहीं हो रहे इन स्टेजेस से, ठीक है, एक्चुअली ये पहले वो जनरल फीचर्स ला रहे, ठीक है, जनरल फीचर्स जो उनको कॉमन है बाकियों के साथ, ठीक है, फिर ये अपने स्पेशलाइज्ड फीचर्स ला रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें इस सब झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रखो वॉन बियर जो था, दैट द फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, ही डिसएग्रीड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिकैप्चुलेशन, ठीक है, ही स्टेटेड दैट, इसका एक अपना स्टेटमेंट था इस रिपीटिशन के, इस पैसेज के, ये जो फिनोमेना दिखाते हैं एम्ब्रियोजेंस में ऑर्गन्स की डेवलपमेंट,
तो इसमें इसका इंटरप्रिटेशन क्या था, ही सेड दैट जनरलाइज्ड फीचर्स अपीयर फर्स्ट फॉलोड बाय स्पेशलाइज्ड फीचर्स। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियोजेनेसिस होगी किसी ऑर्गेनिज्म की या डेवलपमेंट होगी, तो पहले वो जनरलाइज्ड फीचर्स लाएगा खुद में और फॉलोड बाय द स्पेशलाइज्ड फीचर्स, ठीक है। सो दिस वाज द एविडेंसेस फ्रॉम व्हाट वी कॉल एज evidences from embryology. Now we will discuss the evidences from biogeography, which are probably the last evidences, last important evidences. So last one is the evidences from this biogeography. Biogeography. So first of all, we should understand what is biogeography. As every time we studied evidences from some domain, we understand the domain first. We understood the domain first, what that domain means. So biogeography is study of distribution of life on earth. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जो जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ जो है ज़मीन पे इसको स्टडी करेंगे, ठीक है, तो उस डोमेन को हम बोलते हैं बायोजियोग्राफी। दैट डोमेन स्टडी दैट इज़ कॉल्ड एज बायोजियोग्राफी, दैट डोमेन, ठीक है। तो उस ब्रांच को बायोजियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब इस बायोजियोग्राफी में मैं बताऊंगा एविडेंसेस कैसे मिलते हैं, ठीक है, कौन से एविडेंसेस मिलते हैं। तो उससे पहले आप समझेंगे कि जो है मतलब जो अर्थ है ना, इसकी टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है। सो सबसे पहले हम थोड़े टोपोग्राफी ऑफ अर्थ समझेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हट के थोड़ा पॉइंट है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आपको पता है अर्थ जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 6 बायोजियोग्राफिकल रियल्म्स, ठीक है। ये 6 बायोजियोग्राफिकल रियल्म्स या लैंड मासेस में डिवाइडेड है, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, जिनको कॉन्टिनेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन बायोजियोग्राफिकल रियल्म्स को आप थोड़ा सा याद रख लो, कभी कभी मत पूछा जाएगा, ठीक है। तो रियलम नंबर फर्स्ट इज नियर आर्कटिक। तो पहला होता है जिसको बोलते हैं नियर आर्कटिक रियलम, ठीक है। इसको नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नंबर 2 जो है इट इज़ कॉल्ड नियोट्रॉपिकल रियलम, ठीक है, जिसको साउथ अमेरिका भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 3 इज इथोपियन रियलम, ठीक है, जिसको अफ्रीका भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 4 इज ओरिएंटल रियलम, जिसको एशिया भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 5 इज ऑस्ट्रेलियन रियलम, जिसको ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। एंड नंबर 6 इज द पैलियो आर्कटिक रियलम, जिसको यूरोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये 6 रियलम्स हमारे पास है। अब इसमें क्या क्वेश्चन, मैंने ये क्यों लिखा है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया किस रियलम में, इंडिया एशिया में तो ओरिएंटल रियलम में, ठीक है। बस ये नाम हट के थोड़ी सी, इसीलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो बाकी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हमने थोड़ा टोपोग्राफी ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी किया। तो 6 बायोजियोग्राफिकल रियल्म्स है, ठीक है। और आप याद रखोगे ये 6 रियल्म्स जो थे ये पहले इट इज़ पॉस्टुलेटेड कि ये पहले एक ही लैंड मास था, फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्टिंग से, ठीक है, टेक्टोनिक मूवमेंट से अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट करेंगे हम, ठीक है। इनिशियली ऑल दीज लैंड मासेस वर single mass, ठीक है। and that single mass is called as Pangea, ठीक है, initially, ठीक है। then this Pangea split due to tectonic movements या tectonic drifting, ठीक है। एक फिनोमेना होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का ड्रिफ्टिंग जो है, उसकी वजह से फिर स्प्लिट हो गए इनटू दीज 6 लैंड मासेस, ठीक है। अब देखो, अब क्या फैक्ट्स हम ऑब्जर्व करते हैं बायोजियोग्राफी में, ठीक है। 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम ऑब्जर्व करते हैं, 2 इम्पॉर्टेंट फिनोमेना इन बायोजियोग्राफी सपोर्ट एवोल्यूशन। 2 इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है बायोजियोग्राफी में जो एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है।
तो उसमें सबसे पहला फिनोमेना है जिसको बोलते हैं हम एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन, ठीक है, या जिसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। एडाप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो दिखाता था कौन, जो होमोलॉगस ऑर्गन्स दिखाते थे, ठीक है। तो वो फिनोमेना यहाँ पर बायोजियोग्राफी में हम देखते हैं, ठीक है। एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन में क्या होता है, हम क्या देखते हैं यहाँ पे, देखो एक स्पीशीज़ होती है, फिर उसके डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल एरिया में जाते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या देखते हैं, जो कंडीशंस उस बायोजियोग्राफिकल एरिया में होते हैं वो उसी हिसाब के एडाप्टेशंस खुद में लाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि व्हाट हैपन्स इन एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है, या व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन एडाप्टिव रेडिएशन, व्हाट इज इट, ठीक है। इट इज रेडिएशन ऑफ, ठीक है, इट इज रेडिएशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज डिफरेंट स्पीशीज, different species from a single ancestor due to encounter with different geographical और या environmental conditions, ठीक है। तो आप देखते हो कि एक्चुअल में पहले एक ही एंसेस्टर होता है, लेकिन उसके डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट इनमें जाते हैं, डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस में जाते हैं, एंड वो डिफरेंट स्पीशीज़ बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी टिपिकल एग्जांपल जो है ना, टिपिकल एग्जांपल इसकी है डार्विनस फिंच। टिपिकल एग्जांपल इज डार्विनस फिंच, ठीक है। तो ये डार्विन्स फिंच जो है ना, दे आर फाउंड ऑन गैलापागोस आइलैंड्स। एक आइलैंड्स है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है विच आर कॉल्ड एज गैलापागोस आइलैंड्स। डार्विन यहाँ गया था वॉयेज के लिए गैलापागोस आइलैंड्स, ठीक है। इन्हीं पे ये दिस आर ऑलमोस्ट 22 आइलैंड्स, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, डिफरेंट आइलैंड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस है, ठीक है। और हम देखते हैं कि ये जो फिंचेस है ना, ये डिफरेंट आइलैंड्स में इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक होते हैं। हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक है, एंड वो टाइप्स ऑफ बीक जो है ना, वो है इनको अकॉर्डिंग टू द फूड अवेलेबल ऑन द रेस्पेक्ट टू व्हाट वी कॉल एज रेस्पेक्ट टू आइलैंड, ठीक है। माना जाता था, देखो बायोजियोग्राफी माना जाता है कि ये गैलापागोस आइलैंड भी पहले एक सिंगल आइलैंड ही था, ठीक है। तो यहाँ पे फिंच रह रहे थे, तो उस वक्त सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस थी, ठीक है। ये फिंच रह रही थी यहाँ पे। फिर क्या हुआ, टेक्टोनिक शिफ्ट से इसके बहुत सारे आइलैंड्स बने, 22 ऑलमोस्ट, ठीक है। अब डिफरेंट जो आइलैंड दूर दूर जब गए, ठीक है, डिफरेंट आइलैंड पर डिफरेंट कंडीशंस थी। तो हमने क्या देखा है कि जो डिफरेंट आइलैंड्स पे अब फिंच है ना, वो डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर, वो डिफरेंट है इन एक दूसरे से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स में प्रिजर्व हुए, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स चेंज हो गए, एंड मेन कैरेक्टर जो चेंज हुआ है वो बीक है, टाइप ऑफ द बीक। यहाँ पे एक डिफरेंट बीक वाला, यहाँ पे 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 डिफरेंट बीक वाला। एंड फिर हमने देखा ये जो बीक जो है ना, बीक शेप जो है, ये कॉरस्पॉन्ड करती है विद द टाइप ऑफ फूड या विद द टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन इन दैट रेस्पेक्टिव आइलैंड, ठीक है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एडाप्ट हो सकते हैं टू द टाइप ऑफ, ऑल्दो अगर वो सेम ही स्पीशीज़ के मेंबर्स डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस में पड़ जाएंगे, और अगर वो डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस है तो वो उनको फोर्स करेंगे टू ब्रिंग अबाउट द एडाप्टेशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट, हैंस वो इवॉल्व हो सकते हैं, यानी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स डार्विनस फिंच, ठीक है। तो इनके बारे में लिखेंगे थोड़ा, ठीक है। तो लिखेंगे दीज finches differ from each other in the shape of beaks, ठीक है। तो शेप ऑफ बीक्स में ये डिफर करते हैं फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। एंड ये जो शेप ऑफ बीक्स है ना, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू टाइप ऑफ फूड, ठीक है, प्रेजेंट इन देयर आइलैंड, ठीक है। ये जो
शेप ऑफ बीक है, ये कॉरस्पॉन्ड करते हैं टू द टाइप ऑफ फूड इन देयर आइलैंड, ठीक है। दूसरी एग्जांपल भी है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ठीक है। इनके भी डिफरेंट स्पीशीज बने हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ जियोग्राफिकल एरिया द रेस्पेक्टिव मेंबर्स है फेस्ड। इनमें भी पहले एक ही स्पीशीज मार्सुपियल्स की, लेकिन फिर डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में गए और डिफरेंट अडाप्टेशंस उन्होंने डाली और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द मार्सुपियल्स उन्होंने बना दिया। आप बुक पे देख सकते हो, आपको डायग्राम्स है वहाँ पे और डिफरेंट मार्सुपियल्स लिख के। तो ये पहला फिनोमेना था जिसको हम कहते हैं व्हाट वी कॉल एज अडाप्टिव रेडिएशन, जिसमें क्या हम देखते हैं कि एक ही सिंगल एंसेस्टर से डिफरेंट स्पीशीज बनते हैं ड्यू टू एनकाउंटर विद डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस, ठीक है। और दूसरा क्या है, हाँ अब दूसरा हम देखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल कौन सी थी इनकी, डार्विनिस फिंच, ठीक है, गैलापागोस आइलैंड्स में रहते हैं। नाउ नंबर टू हम देखेंगे, ठीक है। नंबर टू इज़ व्हाट वी कॉल एज, नंबर टू फिनोमेना जो हम देखते हैं दैट इज़ एडाप्टिव कन्वर्जेंस। पहला था एडाप्टिव रेडिएशन, दूसरा है एडाप्टिव कन्वर्जेंस, ठीक है, जिसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी बोलते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस अडाप्टिव कन्वर्जेंस। तो अडाप्टिव कन्वर्जेंस क्या होता है? अडाप्टिव कन्वर्जेंस इज इट इज इट इज adaptive radiation of it is adaptive radiation of more than one species in an isolated geographical area in an isolated geographical area resulting in same type of मॉडिफिकेशन, ठीक है। देखो ये अब अच्छे से समझना, ठीक है। अडाप्टिव रेडिएशन ऑफ मोर देन वन स्पीशीज, देखो अभी हमने देखा था कि एक जियोग्राफिकल एरिया है, इस पे एक एंसेस्टर है, ठीक है। तो इस जियोग्राफिकल एरिया के जो अगर इसके एंसेस्टर्स डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में जाएंगे, ठीक है, तो ये डिफरेंट अडाप्टेशंस लाएंगे वहाँ पे, ठीक है, और डिफरेंट स्पीशीज़ बनाएंगे, कोई ना कोई फीचर में ही डिफरेंट होगी एक दूसरे से, ठीक है। तो इसको हमने कहा था एडाप्टिव रेडिएशन। अब मान लो यहाँ पे ये एक स्पीशीज़ का ये गया था, ये इस फॉर एग्जांपल स्पीशीज़ वन था, इसका ये मेंबर यहाँ गया था तो इसने एक तरह की मॉडिफिकेशन। अब मान लो ये स्पीशीज़ टू है, ठीक है, ये मान लो ये स्पीशीज़ टू है, ठीक है, S2, इसका भी मान लो एक मेंबर यहाँ चला गया, इसकी अडाप्टिव रेडिएशन होगी, इसकी भी मेंबर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे गए, लेकिन इसका एक मेंबर यहीं पे गया जिसका S1 का जो मेंबर गया, तो ये इस G1 जियोग्राफिकल एरिया में गए, तो S1 भी गया और S2 का भी एक मेंबर गया, ठीक है। तो S2 के भी मेंबर ने वही मॉडिफिकेशंस लाई जो S1 के मेंबर ने लाई, एंड ये ऑलमोस्ट कन्वर्ज हो गए इन द मॉडिफिकेशंस, ठीक है। इन्होंने सेम तरह की मॉडिफिकेशन, ऑल्दो ये डिफरेंट स्पीशीज थे, लेकिन उन्होंने डिफरेंट तरह की सेम तरह की मॉडिफिकेशन लाई, क्योंकि ये सेम तरह की जियोग्राफिकल एरिया में सेम तरह के एनवायरमेंटल कंडीशन में फंस गए, ठीक है। सो इस चीज़ को बोलते हैं अडाप्टिव कन्वर्जेंस और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। व्हेन मैं इसको कह सकता हूँ ऐसे, या तो मैं कह सकता हूँ अडाप्टिव रेडिएशन ऑफ मोर देन वन स्पीशीज इन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया रिजल्टिंग इन सेम टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, और आई कैन से इट इज it is formation of same type of modifications by members of different species due to encounter with same environmental conditions, ठीक है, सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जो आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स हमें मिलती है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था कि जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है ना, और प्लेसेंटल मैमल्स जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो वो भी उनको यही हो गया अडाप्टिव कन्वर्जेंस। तो एग्जाम्पल आप सिंपली याद रखेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स या सिंपली मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। तो
ये इनका अडाप्टिव कन्वर्जेंस हो गया, ठीक है। अगर आप बुक पे देखोगे तो बुक पे एक टेबल दिया गया है, एक साइड से दिया गया है टेबल जहाँ से लिखे गए हैं प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है, दूसरी साइड से दिया गया है टेबल जहाँ से लिखे हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। फिर देखा है इन्होंने इन्होंने जब अडाप्टिव रेडिएशन की तो इनकी एक स्पीशीज़ बनी है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटल मोल, प्लेसेंटल मोल। तो इनकी जब उसी एरिया में अडाप्टिव रेडिएशन होगी, इस एरिया में जब इनकी मॉडिफिकेशन होगी तो वहाँ से मार्सुपियल मोल बन गया। तो इन्होंने भी मोल बनाया, इन्होंने भी मोल बनाया, क्योंकि सेम वो वाले मेंबर सेम एनवायरमेंटल कंडीशन में फंस गए, ठीक है। लाइकवाइज इन्होंने क्या बोलते हैं फ्लाइंग स्क्वैरल बनाया, ठीक है, प्लेसेंटल स्क्वैरल बनाया, ठीक है, प्लेसेंटल स्क्वैरल बनाया, ठीक है। तो इन्होंने मार्सुपियल स्क्वैरल बनाया, ठीक है, इन्होंने प्लेसेंटल वुल्फ बनाया, ठीक है। तो इसी तरह इन्होंने टेस्मानियन वुल्फ मार्सुपियल बनाया, ठीक है। तो डिफरेंट एग्जांपल्स आपको मिलेंगे उस पर विद डायग्राम्स, ठीक है, उनके डायग्राम्स भी होंगे, यानी उनके पिक्चर्स भी होंगे, ठीक है, वो आप देख सकते हो तो याद रखोगे, ठीक है। अडाप्टिव कन्वर्जेंस, ठीक है, विच इज अडाप्टिव रेडिएशन ऑफ मोर देन स्पीशीज इन आइसोलेट वन स्पीशीज इन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया रिजल्टिंग इन द सेम टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर्स एक ही जियोग्राफिकल एरिया में फंस जाते हैं, ठीक है, तो वो सेम तरह की मॉडिफिकेशंस लाते हैं, ठीक है, कन्वर्ज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं अडाप्टिव कन्वर्जेंस। तो या मैं इसको कह सकता हूँ फॉर्मेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ड्यू टू एनकाउंटर विद सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस। और एग्जांपल क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। ये भी आपको नीट में पूछा जा सकता है। तो दोनों ही टॉपिक्स, रेडिएशन और दिस मार्सु कन्वर्जेंस, दोनों ही पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छे से याद रख लेना, समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है जो आप याद रखोगे, ठीक है, एक नोट पॉइंट है जो आप याद रखोगे, ठीक है। एक कभी कभी पूछा जाता है कि पैरेलल एवोल्यूशन क्या होता है, एक टर्म होती है जिसको कहते हैं पैरेलल एवोल्यूशन, ठीक है। तो समटाइम्स यू आर आस्क्ड व्हाट इज पैरेलल एवोल्यूशन, ठीक है। तो पैरेलल एवोल्यूशन कुछ नहीं है, इट इज एडाप्टिव कन्वर्जेंस बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, एडाप्टिव कन्वर्जेंस बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो एडाप्टिव कन्वर्जेंस जब होगा बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज पैरेलल एवोल्यूशन। ये आप नोट में याद रख लेना, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो भी मेजर एविडेंसेस थे हमारे वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कराऊंगा। तो हमने कौन कौन से एविडेंसेस देखे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि फॉसिल्स जो लोअर स्ट्रेटा में होते हैं वो सिंपल होते हैं, अपर स्ट्रेटा में कम्प्लेक्स होते हैं, ओल्ड रॉक्स में सिंपल होते हैं, अब न्यू रॉक्स में कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। हमने देखा एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, ठीक है, जिसमें हमने होमोलॉगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स को देखा, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमने उसके बाद एविडेंसेस फ्रॉम एक तो हमने एविडेंसेस फ्रॉम व्हाट वी कॉल एज क्या बोलते हैं उसको, एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस किया, जहाँ पे हमने वो रिकैपिटुलेशन, ऑन्टोजेनी, रिपीट्स, फाइलोजेनी देखा। हमने एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक्स देखे, ठीक है। हमने एविडेंसेस फ्रॉम दीज व्हाट वी कॉल एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स देखे, ठीक है। हमने एविडेंसेस फ्रॉम क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रियोलॉजी, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है, एंड बायोजियोग्राफी देखे, बायोजियोग्राफी देखे, बायोजियोग्राफी देखे, ठीक है। तो ये सारे एविडेंसेस हमने क्लियर किए, ठीक है। तो पैलियोंटोलॉजी, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, कनेक्टिंग लिंक्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड बायोजियोग्राफी, ठीक है। तो ये सारे एविडेंसेस हमने डिस्कस किए यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको सारे समझ आए होंगे, ठीक है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, जहाँ पे हमें थ्योरीज ऑफ द एवोल्यूशन डिस्कस करनी है, ठीक है। सो लेट स्टार्ट दिस न्यू सेक्शन ऑफ दिस सेकंड सेक्शन ऑफ दिस एवोल्यूशन, दैट इज थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो 4 थ्योरीज एवोल्यूशन के रिलेटेड ज़्यादा फेमस है, तो वो 4 थ्योरीज हमें डिस्कस करनी है, 4 थ्योरीज टोटल में है, ठीक है। तो इनमें से जो ये ऑलमोस्ट इन थ्योरीज को रिजेक्ट भी नहीं किया जा सकता स्ट्रिक्टली, ऑलमोस्ट ये सभी थोड़ा थोड़ा वैलिड है, ठीक है।
तो सबसे पहली थ्योरी है लेमार्कस थ्योरी या थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़, लेमार्कस थ्योरी जिसको बोलते हैं, लेमार्कस थ्योरी, ठीक है। नंबर 2 इज़ द म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है। तो नंबर 3 इज़ द डार्विनस थ्योरी, नंबर 4 इज़ द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरी, ठीक है। तो ये 4 थ्योरीज है हमारे पास, ठीक है, तो जो आपको ज़रूरी डिस्कस करनी है, ठीक है। तो हम इनमें से पहली थ्योरी को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लानर, जो आपको याद होगा, मैंने बोला था एक लेमार्कस थ्योरी तक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस दिस लेमार्किज्म और लेमार्कस थ्योरी, ठीक है। तो पहली थ्योरी डिस्कस करेंगे, दैट्स कॉल्ड लेमार्किज्म और लेमार्कस थ्योरी, ठीक है। लेमार्किज्म, ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, इट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, इसको थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, या इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट कम फर्स्ट, कि ये थ्योरी किसने दी? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, there was a scientist, was a French zoologist actually, ठीक है, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, ठीक है, and he published this book in his he published this theory in his book philosophy zoologique in 1809, ठीक है। So he published this theory in book, ठीक है, the book is philosophy zoologique in 1809, 1809। So now it is quite strange, यहाँ पे एक strange coincidence हो रहा है। ये जो 1809 में इसने पहली बार एवोल्यूशन की थ्योरी दी, इसी 1809 में डार्विन वाज बॉर्न, ठीक है। सो दिस कोइंसिडेंस कि जिस वक्त इंसानों ने पहली बार एक थ्योरी दी एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने की, उसी ईयर में डार्विन की भी बर्थ होगी, ठीक है, जिसने फिर इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाया, ठीक है। तो जो इसका मेन एडवोकेट है एवोल्यूशन का। तो लेमार्किज्म, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, गिवन बाय जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, एंड ही पब्लिश्ड दिस थ्योरी इन बुक फिलॉसफी जोलॉजिक इन 1809, ठीक है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। तो कभी और एक नाम से भी आप जानते हो उसको, तो ये बात भी नोट करोगे, ठीक है। तो you will note this thing. So it is sometimes called as vital force theory, sometimes called as vital force theory. Now अब ये थ्योरी जो है ना, ये एक्सप्लेन करते हैं एवोल्यूशन को इन 4 स्टेप्स, ठीक है। सो दिस थ्योरी सिंपली या इन शॉर्ट इट एक्सप्लेन्स एवोल्यूशन इन 4 स्टेप्स, इट एक्सप्लेन्स एवोल्यूशन इन 4 स्टेप्स। ये 4 स्टेप्स में एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 इज इन एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल वाइटल फोर्स, स्टेप नंबर 2 इज इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स, स्टेप नंबर 3 इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, एंड स्टेप नंबर 4 इज इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो 4 स्टेप्स है, 1 2 3 एंड 4। मैं पहले इन 4 स्टेप्स को लिखूंगा, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप इज internal vital force, internal vital force. Number second is effect of environment and new needs, Number third step is use and disuse of organs, and number fourth step is inheritance of acquired characters. And formation of new species, ठीक है। दो आप समझो अब क्या कहता है। तो देखो, सबसे पहले ये चीज़ ये कहता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक अंदर से सबसे पहले एक मतलब पोस्टुलेट, एक
साइज एक करता है कॉन्सेप्ट, ये बोलता है अकॉर्डिंग टू लेमार्क, ये बोलता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक वाइटल फोर्स होता है, ठीक है, जो हमेशा उसकी बॉडी में नंबर ऑफ ऑर्गन्स इंक्रीज करना चाहता है या उसकी बॉडी जो है उसका साइज इंक्रीज करना चाहता है, ठीक है। तो ये वाइटल फोर्स है ना, ये इसका पहला ड्रॉबैक बन जाता है इसकी थ्योरी का, कि मतलब ये वाइटल फोर्स है क्या। इसने एक्सप्लेन नहीं किया, इसने ऐसे ही बोला कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक वाइटल फोर्स होता है, ठीक है। तो दैट वाइटल फोर्स ऑलवेज टेंड्स टू increase. So what he said, first of all, he said every living organism has every living organism has internal vital force or invisible force which tends to increase his number of organs साइज और कॉम्प्लेक्सिटी। ये बोल रहा था हर एक लिविंग ऑर्गन्स में एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है जो उसके नंबर ऑफ ऑर्गन्स, उसके साइज और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हमेशा इंक्रीज करना चाहता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था इसका। दूसरा पॉइंट था इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ये बोलता है जब भी एनवायरनमेंट चेंज होता है, जब भी नई नई नीड्स अराइज होते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट से नई नई नीड्स आ जाते हैं। जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तो इंसान को नई नई ज़रूरतें पड़ती है, ठीक है। तो उन ज़रूरतें के कॉरस्पॉन्डिंग वो इंसान जो है नए ऑर्गन्स डेवलप करता है बिकॉज ऑफ दिस वाइटल फोर्स, ठीक है। सो व्हेन एनवायरनमेंट चेंजेस, ये बोलता है जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसकी थोड़ी एक्सेप्टेड नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। ये बोलता है एनवायरनमेंट जब चेंज होता है, ठीक है, तो न्यू नीड्स अराइज होते हैं, तो नए नीड्स आ जाते हैं इंसान के पास। एंड जब नए नीड्स आ जाते हैं तो वाइटल फोर्स से वो डेवलप करता है न्यू ऑर्गन्स, इट डेवलप्स न्यू ऑर्गन्स ड्यू टू दिस वाइटल फोर्स, ठीक है। तो वाइटल फोर्स से वो न्यू ऑर्गन्स डेवलप करेगा, ठीक है। जब वो न्यू ऑर्गन्स डेवलप करेगा, ठीक है, तो उससे वो और कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है। तो पहले बोला इसने हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वाइटल फोर्स है जो हमेशा उसके नंबर ऑफ ऑर्गन, साइज और कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता है। फिर बोला है इसके जब भी एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उससे न्यू नीड्स अराइज होते हैं और वो न्यू नीड्स की रेस्पॉन्स में वो नए ऑर्गन्स डेवलप करता है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट जो पॉस्टुलेट है यूज़ एंड डिसयूज है, इसमें ये क्या कहता है, ये बोलता है इन दिस न्यू एनवायरनमेंट, ये जो न्यू एनवायरनमेंट है, ठीक है, कुछ ऑर्गन्स जो है ना उनका यूज़ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और कुछ ऑर्गन्स जो है उनका यूज़ कम हो जाता है, ठीक है। तो जिनका यूज़ ज़्यादा हुआ तो यूज़ हो गया, वो उनका यूज़ कम हो गया तो उनको डिसयूज़ हो गया, उनको लिए डिसयूज टर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गन्स यूज़ ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ ऑर्गन्स यूज़ कम हो जाते हैं। और ये बोलता है डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन जो है, डेवलपमेंट जो है वो प्रपोर्शनल है टू द यूज़, ये बोलता है लेमार्क, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ हुए वो ज़्यादा डेवलप होंगे, वो ज़्यादा डेवलप होंगे, ठीक है, दे बिकम मोर डेवलप्ड। एंड जो कम यूज़ होंगे वो लेस डेवलप हो जाएंगे, वो लेस डेवलप हो जाएंगे या डिसअपीयर हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या बोलता है, तो ये यूज़ एंड डिसयूज से हो गए, कुछ ऑर्गन ज़्यादा यूज़ हो गए वो ज़्यादा डेवलप हो गए, कुछ ऑर्गन कम यूज़ हो गए तो वो लेस डेवलप या डिसअपीयर हो गई, उनकी एट्रॉफी होगी। इसके बाद ये बोलता है ये चेंजेस जो है ना ये इनहेरिट हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन में। एंड ऐसे ही जब बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, एनवायरनमेंट चेंज, बहुत बार एनवायरनमेंट चेंज होता है, बहुत बार नए ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, कुछ पुराने ऑर्गन्स लेस यूज़ होने के कारण डिसअपीयर हो जाते हैं। तो एक टाइम आता है जब जो ग्रैंड डिसेंडेंट होता है, मतलब यानी जो लास्ट वाला जो उस वक्त हमें अवेलेबल होता है ऑर्गन से, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है ग्रैंड एंटीसीडेंट से, यानी जिससे हमने स्टार्ट किया था। एंड उस वक्त जो है नई स्पीशीज़ बन जाती है, ठीक है। तो क्या बोलता है ये चेंज जो है ना, दीज चेंज आर इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, ये नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो जाती है, ठीक है। और आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ changing environment, after several rounds of changing environment and use and disuse, ठीक है, यूज़ एंड डिसयूज़, जो ग्रैंड डिसेंडेंट है यानी जो उस वक्त हमें अवेलेबल होगा, ठीक है, दैट विल बी वेरी डिफरेंट, फ्रॉम ग्रैंड एंटीसीडेंट, यानी जिससे हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, एंटीसीडेंट। हैंस वो ग्रैंड डिसेंडेंट जो है ना वो क्वालिफाई कर जाता है फॉर्मिंग द न्यू स्पीशीज़, क्योंकि वो आप टोटली डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे पुराने ऑर्गन्स जिसे फिर हो जाते हैं तो वो नई स्पीशीज़ बना देता है। दिस इज़ द लेमार्किज्म इन वन शॉट, दिस इज़ द लेमार्किज्म इन नटशेल, ठीक है। और हमको इतना ही जानना है। तो क्या बोलता है, सबसे पहले बोलता है कि वाइटल फोर्स है जो ऑर्गन्स इंक्रीज़ करता है हमेशा और साइज इंक्रीज करता है। फिर बोलता है कि एनवायरनमेंट चेंज हुआ, नए ऑर्गन्स डेवलप हुए,
फिर बोलता है कुछ ऑर्गन ज़्यादा यूज़ वो ज़्यादा डेवलप, कुछ ऑर्गन्स कम यूज़ कम डेवलप, ठीक है। एंड फिर चेंजेस आ जाते हैं नई जनरेशन में, एंड नई जनरेशन ऐसे ही फिर जब बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, ठीक है, और जो उससे क्या हो जाता है, ग्रैंड एंटीसीडेंट बिकम्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्रैंड डिसेंडेंट बिकम्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्रैंड एंटीसीडेंट, एंड वो ग्रैंड डिसेंडेंट फिर बना देता है नई स्पीशीज़, ठीक है, नई स्पीशीज़, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है इसलिए मार्किज्म के एग्जांपल्स है इसके जो इसमें एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल ये करता है एवोल्यूशन ऑफ जिराफीज, एवोल्यूशन ऑफ जिराफ्स, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ जिराफ्स, ठीक है। तो ये बोलता है कि जिराफ्स पहले शॉर्ट नेकेड थे, ठीक है, तो फिर वो क्या उनको क्या हुआ बिकॉज, तो ये बोलता है कि ये इनिशियली शॉर्ट नेकेड थे, ये बोलता है इनिशियली ये शॉर्ट नेकेड थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, अचानक एनवायरनमेंट चेंज हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ, ये बोलता है कि जो सरफेस वेजिटेशन है, सरफेस वेजिटेशन जो है मतलब जो ज़मीन पे वेजिटेशन है वो कम हो गई, ठीक है, और एरियल वेजिटेशन अवेलेबल थी, ठीक है, एरियल वेजिटेशन यानी पेड़ों के ऊपर। तो इनको क्या करना पड़ा, दे हैड टू यूज़ नेक्स मोर एंड मोर, इनको नेक्स एक्सटेंड करने, इनको गर्दन को एक्सटेंड करना पड़ा ज़्यादा ताकि वो पेड़ों पर पहुंच जाए। तो ये शॉर्ट जिराफ था फॉर एग्जांपल, ठीक है, इनको अपने नेक्स को एक्सटेंड करना पड़ा। ये मान लो ये शॉर्ट जिराफ था फॉर एग्जांपल, एंड डोंट मीन टू मेक इट ए जिराफ, ठीक है, तो इसको यहाँ पे ये पेड़ था, ठीक है, इस पेड़ पे यहाँ पे वेजिटेशन थी, तो इसको ये नेक एक्सटेंड करना ज़्यादा पड़ा, ठीक है। तो जब इनको ये नेक ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ा तो नेक जो है ना वो ज़्यादा डेवलप हो गया अकॉर्डिंग टू यूज़ एंड डिसयूज़। तो नेक जो है ना वो ज़्यादा डेवलप हो गया, ठीक है, यानी उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब एक टाइम आया तो ये टांगों को भी एक्सटेंड कर रहे तो लेग्स की एक्सटेंड होगी। अल्टीमेटली एक वक्त आया ये जो शॉर्ट नेकड जिराफ्स थे ये चेंज हो गए इनटू लॉन्ग नेकड जिराफ्स, ठीक है। सो अल्टीमेटली दे बिकेम लॉन्ग नेकड, ठीक है, लॉन्ग नेकड। तो ऐसे एवोल्यूशन ऑफ जिराफ्स एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी और एक्सप्लेनेशंस, लेकिन मैं ज़्यादा से आपको बोर नहीं करूँगा, ठीक है। लाइक आप पढ़ सकते हो खुद, लाइक इसी तरह ये एवोल्यूशन ऑफ वाटर बर्ड्स जो है ना उनको एक्सप्लेन करता है, मतलब जिनको वेब्ड बर्ड्स होते हैं, एवोल्यूशन ऑफ वेब्ड वाटर बर्ड्स, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ स्नेक्स, लिम्बलेस स्नेक्स, उनको एक्सप्लेन करता है, एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स, ठीक है, ये सबको एक्सप्लेन करता है। आप खुद सोचोगे, ठीक है, एंड मुझे बताओगे कि कैसे ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये सभी एक्सप्लेन करता है ये, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द लेमार्किज्म, ठीक है। तो हमने इसको डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ड्रॉबैक्स को डिस्कस करेंगे और नए थ्योरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा, ठीक है, एंड दैट इज़ एनफ फॉर टुडे, ठीक है। तो एंड ऑफ दिस लेक्चर एज यूजुअल कीप स्माइलिंग, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।